Bismillahirrahmanirrahim. 15A6. Again, welcome to Balance Byte. At the beginning of 1994, overnight letters show the following amount in the stockholder equity section of its balance sheet. ये स्टॉक होल्डर इक्विटी बताई हुई है, कैपिटल स्टॉक बताया हुआ है आपको 500 शेयर्स हैं, इतने इशू हैं, एडिशनल पेड इन कैपिटल इतना है, टोटल पेड इन कैपिटल इतना है, रिटेन अर्निंग इतनी है और टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी आपको गिवन है. The transaction relating to stockholder equity account during the year are as follow. Declared a dividend of ₹1 per share to stockholders to record on January 31st, payable on Feb 15. तो आपने क्या किया कि डिविडेंड डिक्लेयर किया है रुपीज़ पर शेयर टू स्टॉक होल्डर्स. तो स्टॉक होल्डर आपने शेयर इशू कितने किए हुए हैं? तो 382,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं और एक शेयर के ऊपर रुपीज़ या $1 आपका डिविडेंड है, तो $382,000 ही आपके पास डिविडेंड हो जाएगा. ठीक है जी. एडिशनल उसके बाद है जी पेड द डिविडेंड. जो आपने डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर्ड किया, यहाँ पे पहले आपने डिक्लेयर किया तो डिक्लेयर करने की जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर उसके बाद आपने उस डिविडेंड को पे कर दिया तो उसको पे करने की जर्नल एंट्री आप पास कर देंगे. तो जब भी डिविडेंड आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको पता है कि आप जर्नल एंट्री पास करते हैं रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट. और जब आप डिविडेंड पे कर देते हैं तो फिर आप जर्नल एंट्री पास करते हैं डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट. ये हमने प्रीवियस भी पढ़ा हुआ है, तो चलें इसको साथ देख भी लेते हैं. तो रिटेन अर्निंग आपके पास डेबिट हो जाएगी. 382,000 शेयर थे, एक शेयर के ऊपर पर डिविडेंड आपने जो पे किया वो रुपीज़ पर शेयर पे किया, तो रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट. सेकंड आपने डिविडेंड पे कर दिया तो डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट हो गया. अच्छा जी, अप्रैल 12 पे तो कॉरपोरेशन परचेज 6,000 शेयर्स ऑफ इट्स ऑन कैपिटल स्टॉक एट अ प्राइस ऑफ 40 पर शेयर. तो अपने शेयर जो है वो खुद ख़रीदे हैं तो ट्रेजरी स्टॉक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा. तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे ट्रेजरी स्टॉक डेबिट और कैश क्रेडिट. 6,000 शेयर थे और एक शेयर जो है वो 40 रुपीज़ का था, तो ट्रेजरी स्टॉक डेबिट और कैश क्रेडिट. देन है जी री इशू 4,000 शेयर ऑफ ट्रेजरी स्टॉक एट अ प्राइस ऑफ 44 पर शेयर. आपने इन 6,000 में से 4,000 जो ट्रेजरी स्टॉक के शेयर्स थे उनको री इशू कर दिया. तो अब आप लिखेंगे कैश डेबिट, ट्रेजरी स्टॉक क्रेडिट और एडिशनल पेड इन कैपिटल. क्योंकि 40 का आपने ख़रीदा था और आपने 44 का यानी 40 का परचेज प्राइस थी, 44 का आपने सेल किया है, तो 4 आपने एक्स्ट्रा है तो वो आपका आ जाएगा एडिशनल पेड इन कैपिटल. तो कैश डेबिट, ट्रेजरी स्टॉक क्रेडिट और एडिशनल पेड इन कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा आपका. 4,000 मल्टीप्लाई बाय 44, ये उसकी अपनी परचेज वैल्यू से क्रेडिट हो जाएगा और रिमेनिंग आपके पास एडिशनल पेड इन कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक आ जाएगा. Then a declared 5% stock dividend on stockholder to record at June 15 to be distributed on June 30. The market price of the stock at June 1 was 42 per share. The 2,000 remaining in the treasury stock do not participate the stock dividend. स्टॉक डिविडेंड के अंदर जो रिमेनिंग आपके स्टॉक ट्रेजरी स्टॉक थे उनको डिविडेंड नहीं दिया गया. उसके अलावा जितने भी आपके शेयर्स थे उनके ऊपर जो है वो 5% स्टॉक डिविडेंड दिया गया है. तो आप एंट्री पास करेंगे रिटेन्ड अर्निंग डेबिट. अभी ये डिक्लेयर्ड हुआ है और आपको पता है डिक्लेयर करने की एंट्री होती है रिटेन अर्निंग डेबिट, स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिट और एडिशनल पेड इन कैपिटल जो है वो क्रेडिट कर देंगे. अब आपके पास शेयर्स कितने थे वो आपको बड़ा क्लियर पता होना चाहिए कि आपके पास शेयर्स कितने थे. शेयर आपके इशू हैं 382,000. तो अब आप ये देखें 382,000 शेयर्स, उसमें से जो 2,000 आपके पास ट्रेजरी स्टॉक में पड़े हुए हैं वो माइनस कर देंगे. जो रिमेनिंग शेयर हैं वो 380,000 हो गए. इसका 5% आपने स्टॉक डिविडेंड देना है, तो 19,000 शेयर्स आपने स्टॉक डिविडेंड में देने हैं. तो 19,000 शेयर्स और एक शेयर की आपको पता है कि पार वैल्यू ₹1 है, तो बाकी जितना हो जाएगा वो एडिशनल पेड इन कैपिटल में चला जाएगा. तो आप लिखेंगे रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएगी 19,000 शेयर्स 42 के हिसाब से 798,000 जो उस टाइम पे मार्केट प्राइस थी.
स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 19,000 मल्टीप्लाई बाय 1 क्रेडिट हो जाएगा, और रिमेनिंग आपके पास जो एंट्री का डिफरेंस है वो आ जाएगा एडिशनल पेड इन कैपिटल। ये था जब आप स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री ये होगी। अब उसके बाद जब इसको डिक्लेयर किया है तो फिर उसके बाद पेमेंट की भी आ सकती है या कुछ और भी कैश डिविडेंड भी आ सकता है। जून 30 पे कहता है डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन जून 1। ये जो जून 1 पे आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया था उस डिविडेंड को आप क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये जो जून 1 पे आपने डिक्लेयर किया था स्टॉक डिविडेंड, वो स्टॉक डिविडेंड आपने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या जर्नल एंट्री होगी, जो आपने स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देंगे और आप कैपिटल स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे। ये देखें, स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आपके पास डेबिट हो जाएगा और कैपिटल स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आप स्टॉक जो डिविडेंड होते हैं वो कैश में पे नहीं करते बल्कि कैपिटल की सूरत में देते हैं, तो इसलिए कैपिटल स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा और स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आपके पास डेबिट हो जाएगा। देन उसके बाद आपके पास है री इशू 600 ऑफ 2000 रिमेनिंग शेयर्स ऑफ ट्रेजरी स्टॉक एट अ प्राइस ऑफ 37 पर शेयर। 2000 में से 600 ट्रेजरी स्टॉक आपने दोबारा इशू कर दिए हैं, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट ट्रेजरी स्टॉक क्रेडिट। अब आप ये देखिए कि आपने ये ट्रेजरी स्टॉक 40 रुपये का ख़रीदा था, अब आप 37 का पे कर रहे हैं, तो कॉस्ट से कम पे कर रहे हैं, तो अब एडिशनल पेड इन कैपिटल आपके पास डेबिट हो जाएगा। तो 600 शेयर कैश आप रिसीव कर रहे हैं 37 डबल टू 200 डेबिट हो जाएगा। फिर 600 शेयर और एक शेयर के ऊपर जो डिविडेंड है वो आपका 3 है, तो वो 1800 जो डिफरेंस है वैल्यू का वो डेबिट हो जाएगा। और ट्रेजरी स्टॉक अपनी कॉस्ट पे परचेज प्राइस के साथ क्रेडिट हो जाएंगे। ये इसकी परचेज प्राइस थी और इसकी परचेज प्राइस जो थी वो 40 थी, तो इसलिए 40 से क्रेडिट हो जाएगा। कैश 37 से डेबिट होगा और एडिशनल पेड इन कैपिटल 3 से जो है वो आपका 600 मल्टीप्लाई बाय 3 से डेबिट हो जाएगा। लास्ट वन है द इनकम समरी अकाउंट शो अ नेट इनकम फॉर द ईयर। ये दी हुई है वॉज क्लोज टू रिटेन अर्निंग अकाउंट, तो आप इनकम समरी डेबिट कर देंगे और रिटेन अर्निंग क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट में थी आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी थी, बी में आपने स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन बनाना है ऑफ बैलेंस शीट का एट दिसंबर 31 पे, और सी पे आपने मैक्सिमम कैश डिविडेंड पर शेयर विच लीगली टू बी डिक्लेयर्ड एट दिसंबर 31, 1994 ये कैलकुलेट करना है। तो बी में अब हमने जो है ना वो स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन बनाना है। अब हमने बी पार्ट करना है जिसमें हमने स्टॉक होल्डर इक्विटी आपकी कैलकुलेट करनी है। तो स्टॉक होल्डर इक्विटी में अब आप ये देखें कि सबसे पहले आपके कितने शेयर इशू हुए हैं, 382,000 शेयर्स इशू हुए हैं, और उसके बाद 19,000 शेयर्स आपने यहाँ पे इशू किए थे एज आ स्टॉक डिविडेंड, ये जून 1 पे। तो 382,000 शेयर्स आपके ये हो गए और 19,000 शेयर्स आपके ये हो गए, तो ये 401 आपके पास टोटल शेयर्स हो गए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि 401 शेयर्स हैं, उनकी पार वैल्यू 1 है, तो टोटल आपके पास अमाउंट आ जाएगी 401,000। उसके बाद सेकंड हेडिंग होती है एडिशनल पेड इन कैपिटल। तो एडिशनल पेड इन कैपिटल एक तो अमाउंट आपकी ये क्वेश्चन में गिवन है 4202,000, एक तो आप ये अमाउंट लिखेंगे, ठीक है जी। सेकेंडली आपकी एक अमाउंट ये आ जाएगी जो ये स्टॉक डिविडेंड पे एडिशनल पेड इन कैपिटल थी 779,000। एडिशनल पेड इन कैपिटल में स्टॉक डिविडेंड पे 779,000 जो जून 1 की जर्नल एंट्री से क्रिएट हुई थी। थर्ड वन था ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक अगर आप मई 9 में आए तो यहाँ पे एडिशनल पेड इन कैपिटल 16,000 से क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो एडिशनल पेड इन कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक का 1,800 से डेबिट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 16,000 माइनस 1,800 तो हमारे पास आ जाएगा 14,200। ये आपके पास एडिशनल पेड इन कैपिटल आ गया। इन दोनों अमाउंट का सम करेंगे तो आपके पास टोटल पेड इन कैपिटल आ गया। देन उसके बाद रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग आपने कैलकुलेट करनी है। जब रिटेन अर्निंग आपने कैलकुलेट करनी है तो रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस है जिसको हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था 270,600। ऐड करेंगे ड्यूरिंग द करंट ईयर जो नेट इनकम हमें गिवन थी लास्ट दिसंबर 31 पे, दोनों को ऐड कर लिया।
उनमें से डिविडेंड लेस कर देंगे। एक कैश डिविडेंड था जो हमने जनवरी 3 पे अनाउंस किया था, ठीक है। दूसरा स्टॉक डिविडेंड था जो हमने जून 1 पे अनाउंस किया था। दोनों डिविडेंड को ऐड करके यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि बैलेंस एट 31 दिसंबर। तो यही रिटेन अर्निंग का बैलेंस आप जाके यहाँ पे लिखेंगे। टोटल पेड इन कैपिटल में रिटेन अर्निंग का बैलेंस जाके लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, अमाउंट आ जाएगी। अब इसमें से लेस कर देंगे आप ट्रेजरी स्टॉक के शेयर्स जो आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपको याद हो तो 6000 शेयर आपने ट्रेजरी स्टॉक के परचेज़ किए थे, जिसमें से 4000 वाले एक बार सेल कर दिए, फिर आपने 600 एक बार सेल कर दिए, तो रिमेनिंग आपके पास ट्रेजरी स्टॉक बच गया 1400 शेयर। और परचेज़ भी आपने 40 का किया था तो वो 56,000 माइनस कर देंगे, तो आपके पास स्टॉक होल्डर इक्विटी का जो क्लोजिंग सेक्शन आ गया, बैलेंस आ गया, वो 8792,800 है। ये था आपका बी पार्ट। और अब वो सी पार्ट में आपको ये कहता है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, कैश मैक्सिमम कैश डिविडेंड पर शेयर which legally could be declared at December 31st 1994 without impairing the paid in capital of overnight। तो ओवरनाइट का जो कहता है कि आपने जो है वो उसको नहीं लेना, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है, तो वो हम माइनस कर देंगे और वो है 56,000। यानी जो आपने डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करना है उसमें से ट्रेजरी स्टॉक को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसके ऊपर आप नंबर ऑफ़ शेयर्स पे डिवाइड कर देंगे तो कैश डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग का जो हमारे पास बैलेंस है एट दिसंबर 31 वो ये है। उसमें से आप लेस कर देंगे ट्रेजरी स्टॉक और रिस्ट्रिक्ट, जो अभी हमने ट्रेजरी स्टॉक की वैल्यू थी जो 1400 शेयर से और एक शेयर जो है वो 40 का था, तो वो माइनस कर देंगे। बाकी आपके पास रिटेन्ड अर्निंग की अमाउंट बच जाएगी। और हमारे पास जो 4101 शेयर से उसमें से ट्रेजरी स्टॉक की जब हमने अमाउंट माइनस की है तो फिर ट्रेजरी स्टॉक के शेयर्स भी माइनस करेंगे, तो वो ट्रेजरी स्टॉक के जब आप शेयर माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास बचेंगे 399,600 और आपके पास $8.5 पर शेयर जो है वो डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट हो गया। आपके पास जी 15B6 भी बिल्कुल इस तरह का, उसको कर लीजिएगा। कोई भी बात समझ नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।